रामपुर गांव, जहां आज दोपहर से ऐसी घनघोर बारिश हो रही है कि लगता है आसमान आज धरती को डूबा कर ही मानेगा। बिजली की हर कड़क के साथ दिल कांप जाता है। गांव की पुरानी रामू के किराना दुकान के बाहर तीन दोस्त बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां एक और शख्स है जिसे इस तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओए लल्लन, देख तो जरा, ऐसी बिजली कड़क रही है जैसे आज सर पर ही फूटेगी। साला रास्ता तो क्या, इस खौफनाक अंधेरे में अपना खुद का हाथ भी नहीं दिख रहा है। सही कह रहा है भाई, पूरा खेत का काम आधा छोड़ के भागना पड़ा। टिंकू, तू इतना चुप क्यों है? डर लग रहा है क्या? अरे नहीं रे, मैं तो दीना काका को देख रहा हूँ। हमारी यहाँ सांस अटकी हुई है और ये मजे में अपनी चिलम फूक रहे हैं। काका, ओ काका, इतनी शांति कैसे है आपके पास? बेटवा, जब उम्र बीत जाती है ना, तो मौसम का ये शोर डराना बंद कर देता है। असली डर तो वो होता है जो बाहर नहीं, इंसान के अंदर जाकर बैठ जाए। काका, अब आपकी ये भारी भारी बातें मत शुरू करो। इससे अच्छा कोई पुरानी कहानी ही सुना दो। वैसे भी ये बारिश तो आज रास्ता नहीं देगी, क्यों मोनू? हाँ काका, कोई डर भगाने वाली मस्त कहानी सुनाओ ना। डर भगाने के लिए? बेटवा, आज जो कहानी मेरे दिमाग में घूम रही है ना, उसे सुनने के बाद डर भागेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे जाकर छुप जाएगा। याद रखना, आज रात तुम लोगों को नींद नहीं आएगी। काका, इतना मत डराओ, सुना दो जो भी है। ठीक है, तो सुनो। ये कहानी है हमारे गांव के समीर की। वही समीर जो पूरे गांव का नाम रोशन करने शहर गया था इंजीनियरिंग पढ़ने। पूरा गांव गर्व कर रहा था, पर समीर को क्या पता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज के उस मनहूस रूम नंबर 13 में किस्मत ने उसके लिए पहले से ही मौत का बिस्तर बिछा रखा है। समीर भारी बैग उठाए शहर के उस पुराने हॉस्टल पहुंचता है। बारिश की वजह से इमारत और भी डरावनी लग रही थी। ऊपर से बादल का तेज गरजने का आवाज समीर तिवारी जी के केबिन का दरवाजा खटखटाता है। सर, मेरा नाम समीर है। मेरा नया एडमिशन हुआ है। हॉस्टल का कमरा चाहिए था। देर कर दी बेटा, हॉस्टल के सारे कमरे भर चुके हैं, अब एक भी जगह खाली नहीं है। सर, ऐसा मत कहिए, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। मेरे पास शहर में रहने का और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज सर, कुछ कीजिए। देख बेटा, एक कमरा है, रूम नंबर 13, लेकिन वो पिछले 5 साल से बंद है। मैंने उसके दरवाजे पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया था, क्योंकि वहां का माहौल थोड़ा अजीब है। मैं तुझे वहां रहने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों सर, ऐसा क्या है उधर? बेटा, वो 5 साल पहले एक लड़का ने आत्महत्या किया था। उसके बाद उस रूम में आज तक कोई रह नहीं पाया। तुम उस रूम में रहने की जिद ना करो, वही बेटर है। सर, मैं ये भूत वूत नहीं मानता, बस पढ़ने के लिए एक छत चाहिए। मैं संभाल लूंगा, प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है, पर मेरी शर्त याद रखना, उस कमरे में जो आईने हैं उसके ऊपर लगाया कपड़ा कभी भी नहीं हटाना, और हो सके तो ऊपर फैन के तरफ नहीं देखना, समझे? ठीक है सर। समीर वार्डन से चाबी लेकर अपने रूम की तरफ चल दिया। रूम नंबर 13 के सामने पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक गए। वो कुछ पल वहां खड़ा रहा, जैसे खुद को अंदर जाने के लिए तैयार कर रहा हो। फिर उसने धीरे से चाबी ताले में डाली और उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक सड़ी हुई बदबू बाहर आई। समीर एक पल के लिए ठिठका, फिर उसने धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर कमरे की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ कचरा और मकड़ी के जाले थे। पुराना सामान धूल में लिपटा पड़ा था। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था और उन पर कुछ अजीब सा लिखा था जो समझ नहीं आ रहा था। कमरे में काफी अंधेरा था। समीर ने आगे बढ़कर लाइट जलाई और सफाई शुरू की। तभी उसे अचानक एहसास हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। समीर झटके से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ बस सन्नाटा था।
समीर ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन खुद से बोला, बेहम है, शायद थका हूं इसलिए ऐसा लग रहा है। अगले दिन समीर तैयार हो रहा था। उसे तिवारी जी की बात याद आई, पर उसने सोचा बाल देखने के लिए आईना तो चाहिए। उसने धीरे से काला कपड़ा अरे हटाया। इस आईना को छुपा के रखने की क्या जरूरत, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये लोग भी ना खामखा डर फैला के रखता है। समीर आईने में खुद को देखकर बाल बना रहा था। तभी उसे अचानक आईने में एक नीला पला लड़का दिखाई दिया, जिसका गला पूरी तरह मरोड़ा हुआ था। समीर की सांसें जैसे रुक गई। वो नीला लड़का आईने के अंदर से समीर को उंगली से अपने पास बुला रहा था। समीर डर के मारे तुरंत पीछे पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने फिर कांपते हुए आईने में देखा। इस बार वहां कोई नहीं था। वहम होगा शायद। रात को समीर मेस पर खाना खाने गया। तभी उसको दो दोस्त साथ में मिले, तुषार और अमन। अरे तुम कौन से रूम में हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम समीर है, मैं रूम 13 में हूँ। क्या? रूम 13? अरे भाई, उस रूम का कहानी नहीं जानते क्या? अरे वो तिवारी जी ने बोला था कि कोई लड़का 5 साल पहले मरा था उस रूम में। हाँ, तो फिर भी तुम उस रूम में आ गए। हाँ भाई, मुझे रूम चाहिए था, बाहर रहने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करे। और ऊपर से मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, जब देखोगे तब मानोगे, हमें क्या। उसके बाद सभी ने खाना खाया और फिर अपने अपने रूम में चले गए। समीर भी अपने रूम में आ गया और बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसको फिर से आवाज आई, समीर। उसने खड़े होकर देखा, लेकिन कोई नहीं है। फिर उसकी नजर आईने पर पड़ी। वहां फिर से वो नीला पड़ा लड़का देखा और वो डर गया। कौन हो तुम? बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? समीर, 5 साल से मैं अकेला था इधर। तुमने दरवाजा खोल के आया। अब तुम ही मेरे दोस्त हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। समीर ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे सच में डर लगने लगा था। वो घबराकर बिस्तर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, उसकी नजर ऊपर छत की तरफ गई और उसे देखते ही जैसे समीर के प्राण ही निकल गए। ऊपर पंखे से एक खाली रस का फंदा लटक रहा था। उसे देख समीर झटके से उठकर बैठ गया और फिर से ऊपर देखा, पर इस बार ऊपर कुछ नहीं था। अरे ये क्या? अभी तो ऊपर कुछ था, अब कहाँ गया? समीर ने खौफ के साए में सोने की कोशिश की, लेकिन उस रात कमरे का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। समीर सो ही रहा था कि अचानक अंधेरे में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। मेज पर रखी किताबों के पन्ने किसी अनजानी हवा से तेजी से पलट रहे थे। जैसे तैसे समीर ने वो दहशत भरी रात काटी। सुबह होते ही वो फौरन क्लास के लिए निकल गया। पूरा दिन उसने अमन और तुषार के साथ बिताया ताकि उसे अकेला न रहना पड़े। शाम को जब वो वापस अपने रूम में आया तो समीर बुरी तरह थक चुका था। उसके बाद समीर थक कर बिस्तर पर लेट गया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने अंधेरे में उसके गले को दबोच लिया है। वो बुरी तरह छटपटाने लगा, हाथ पैर मार रहा था, पर वहां कोई नहीं था। उसका दम घुटने लगा था और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक रही थीं। काका, क्या उस भूत ने समीर को मार दिया? क्या हुआ उसके साथ? अरे नहीं रे, उसकी सांसें रुक ही रही थी कि तभी उसका दोस्त तुषार उसे खाना खाने के लिए बुलाने आ गया। तुषार के आने से समीर की जान में जान आई, वरना उस रात कुछ भी हो सकता था। समीर, अरे खाना लग गया है, आजा। तभी तुषार ने उसको खाना खाने बुलाया और उसी टाइम वो गले से हाथ निकल गया। समीर तेजी से सांस लेने लगा और भागता हुआ रूम से निकल गया। समीर दोस्तों के साथ मेस में गया, पर डर के मारे उसके गले से एक निवाला नहीं उतर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ समीर, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं यार, अब मैं क्या बोलूं। भाई,
उस कमरे में कोई है। आईने में किसी ने मुझसे बात की और रात में कुर्सी अपने आप हिल रहा था और आज मेरा गला दबोच रहा था। अगर तुम लोग टाइम पर नहीं आते तो शायद। इसलिए तो बोला था उस रूम में मत रह। देख, शर्मा जी रूम में अकेले रहते हैं, उनका एक बिस्तर खाली है। वो थोड़ा खड़ूस है, लेकिन तिवारी जी कुछ मैनेज करके दे सकते हैं। बात करके देख लेते हैं एक बार, क्या बोलते हो? हाँ ये सही है, अभी बात करते हैं। तीनों खाना खा के तिवारी जी के कमरे की तरफ जाने लगे। वार्डन के रूम में घुस के, सर प्लीज मुझे शिफ्ट कर दीजिए, मैं वहां एक पल नहीं रह सकता। मैंने पहले ही कहा था बेटा, लेकिन तुम ही जिद कर रहे थे। सर इसको शर्मा जी के रूम में शिफ्ट कर दो, वो वैसे भी अकेले हैं। वो बात तो मैंने भी सोचा है, पर आज शर्मा जी घर से वापस आएंगे, उनसे बात करके ही मैं फैसला ले सकता हूँ। आज की रात कैसे भी करके वही रुक जाओ, कल मैं पक्का तेरा शिफ्ट करवा दूंगा। समीर मजबूरी में रूम में वापस आया। उसने लाइट बंद नहीं की। पूरी रात वो बिस्तर पर बैठकर जागता रहा। कभी टेबल कुर्सी अपने आप हिलने लगती तो कभी कोने में कोई साया घूमता दिखता। समीर को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस सुबह का इंतजार करता रहा। कैसे भी करके ये रात निकल जाए। समीर, कौन? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जाने दो भाई प्लीज। समीर उठकर खड़ा हुआ। उसे फिर से आईने पर वो आत्मा दिखी। समीर, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? ऐसा ना करो समीर। मैं किसके साथ रहूंगा, किसके साथ बात करूंगा? तुमको बुरा नहीं लगता मेरे लिए? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। उसके बाद आईना से वो आत्मा गायब हो गया। समीर सोचा कि आज रात वो नींद नहीं मारेगा, वो ऐसे ही रहेगा, फिर सुबह निकल जाएगा। वो बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेता, उसका आंखें ऊपर फैन की तरफ गया और ऊपर जो देखा उसके बाद मानो उसका सांस ही रुक गया। ऊपर वो आत्मा उल्टा लटका हुआ था। फिर वो धीरे धीरे छत पर चलने लगा। कौन हो तुम? बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? समीर, अच्छे से बोलो। तुम मेरे साथ रहोगे इधर कि नहीं? मैं नहीं रह सकता इधर, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो प्लीज। तो समीर, तुम्हें मुझे अपने साथ रखना ही होगा। अचानक उस आत्मा ने समीर को हवा में उठा लिया और उसका गला दबाने लगा। समीर की सांस रुकने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा तोड़कर तिवारी जी और उसके दोस्त अंदर घुसे। तिवारी जी के हाथ पर एक गंगा जल का बोतल था। अरे छोड़ दे उसे। नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। तिवारी जी ने बोतल से पानी भूत के शरीर पर मार दिया। वो चिल्लाता हुआ गायब हो गया और समीर नीचे गिर पड़ा। बेटा, हमें डर लग रहा था क्योंकि तू दरवाजा नहीं खोल रहा था। शर्मा जी ने मान लिया है, अब तू इस रूम में नहीं रहेगा। उसके बाद उन लोगों ने समीर को उस रूम से निकाल के लेके गया और फिर से उस रूम में ताला लगा दिया। समीर को उस रात निकाल तो लिया गया, पर वो खौफ आज भी उसके साए की तरह उसके साथ है। वो गांव वापस आ गया और उस दिन के बाद से आज तक वो कभी किसी आईने के सामने खड़ा नहीं होता। बारिश अब धीमी हो गई थी। सब लड़के डरे हुए थे। काका, अब तो घर जाना ही बेहतर है। दीना काका बस मुस्कुराए और अपनी चिलम उठा ली।